यूपी में बंद होंगे 27,000 से अधिक स्कूल। शिक्षा पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है अगला बंद होने वाला स्कूल आपके बच्चे का हो। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट में शो विलेज स्कूल अवश्य टाइप कीजिए। आइए अब समझते हैं क्या है पूरा मामला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो क्लिप में कहा कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है उन्हें मिलाकर यानी मर्ज करके शिक्षक छात्र अनुपात को सुधारा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कृपया इस वीडियो क्लिप को देखिए। अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। साथियों, यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूलों में समायोजित करने की बात चली थी। तब मायावती जी, प्रियंका गांधी जी सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। इस संदर्भ में सरकार को सफाई भी देनी पड़ी थी। यहां तक कि बेसिक शिक्षा परिषद ने ट्वीट कर कहा था कि ऐसी कोई भी योजना हम नहीं लाने वाले। अब यही योजना दूसरे नाम से दोबारा पेश की जा रही है। सवाल उठता है, क्या सरकार फिर से वही नीति लागू करने जा रही है जिसको पहले वो नकार चुकी है? चलिए, कुछ देर के लिए मैं सरकार की बातों से अपनी सहमति देता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार छात्र संख्या कम हो क्यों रही है? सरकार कहती है कि छोटे स्कूलों में बच्चे कम हैं, इसलिए उन्हें मर्ज किया जा रहा है। लेकिन क्या कभी यह जांचा गया कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या आखिरकार कम क्यों हो रही है? ऐसा नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार को स्वयं पता है कि कमी किसकी है। समाचारों की कुछ प्रमुख सुर्खियों को देखिए। महज एक शिक्षक के सहारे यूपी के 5,695 सरकारी स्कूल। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जिन 5,695 सरकारी स्कूलों में महज एक ही शिक्षक है, वह प्रशासनिक कार्य करेगा, वह वित्तीय कार्यों को देखेगा, वह विभागीय कार्यों को देखेगा, वह शिक्षण कार्य करेगा, अथवा वह विभागीय मीटिंगों में शामिल होगा, वह एमडीएम बनवाएगा या विभाग के द्वारा सौंपे गए 33 से अधिक गैर शैक्षणिक कार्यों को करेगा। इन सब कार्यों को करने के बावजूद वो कितनी अच्छी शिक्षण व्यवस्था दे पाएगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी खबर देखिए, प्रदेश के 970 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। जरा विचार कीजिए, जिन 970 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, क्या वहां पर छात्र संख्या बढ़ेगी? ये तो एक सामान्य सी बात है। हर कोई समझ सकता है कि निश्चित ही वो विद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। क्या इसमें कमी शिक्षक की है या सरकार की? विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध करवाना, विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये अध्यापक का काम है या सरकार का? अरे भाई, आधे से अधिक प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। हर कक्षा के लिए अलग अलग अध्यापक होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर क्लास या लैब जैसी सुविधाएं होना बहुत दूर की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ही स्कूलों की हालत खराब हुई है। यदि ये बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है तो छात्रों की संख्या कम होना स्वाभाविक है। मित्रों, समस्या स्कूल नहीं, समस्या संसाधनों की कमी है। आइए इसे कानूनी तरीके से भी समझते हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 6 और अनुच्छेद 3.1 के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना था। एमएचआरडी की 2010 की गाइडलाइन भी कहती है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में मिलना ही चाहिए। लेकिन मर्ज नीति से अब बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप हर गांव व मजरे में स्कूल नहीं दे सकते तो कम से कम जो पिछली सरकारों ने बनवाए हैं उन्हें ही न उजाड़ो। आपका प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करना, बंद करना या आप विद्यालयों का युग्म बनाना, जो भी कहो, आरटी एक्ट का सीधा उल्लंघन है और इसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं, सिर्फ फंडिंग की कमी है। सरकार शिक्षा पर व्यय नहीं करना चाहती है। सरकार को शिक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है उसे घाटे का सौदा लगता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, क्या शिक्षा, चिकित्सा और न्याय पर व्यय करना सरकार की जिम्मेदारी है अथवा नहीं है? अगर शिक्षा, चिकित्सा और न्याय का प्राइवेटीकरण हो गया तो शिक्षा इतनी महंगी होगी कि आम जन के पहुंच से बाहर होगी।
न्याय अमीरों की ही मुट्ठी में होगा। कोठारी आयोग 1964 में सिफारिश की थी कि भारत को अपने जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सरकार को वर्ष में जो इनकम होती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार की वर्ष की इनकम 100 रुपए है, तो उसको मात्र 6 रुपए शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। लेकिन सरकार ने 2021 और 22 में केवल 2.4%, 22-23 में 2.7% और 23-24 में सिर्फ 3.3% ही खर्च किया। कल्पना कीजिए, अगर आपके घर का मासिक राशन 5,000 रुपए में आता है, उसके लिए सिर्फ आपको 2,000 रुपए ही दिए जाएं कि आप इससे अपना घर का खर्च चलाइए, और उसमें भी कह दिया जाए कि आप 1,500 रुपए बिजली और पानी का बिल भरने में देंगे, तो क्या आप अपनी गृहस्थी को चला पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर पाएंगे? उत्तर होगा नहीं। ठीक वैसे ही जब शिक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा अन्य प्रशासनिक कार्यों में चला जाता है, तो स्कूलों की इमारतों, लाइब्रेरी, लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं बचता। स्कूल बंद करना समाधान नहीं है। सीधी सादी जनता को गुमराह कर आप समस्या से भाग रहे हैं। विद्यालय बंद करना समाधान उसी तरह से है जैसे खाद पानी के अभाव में सूख रहे किसी पेड़ को खाद पानी देने के बजाय जड़ से उखाड़ देना। बगैर संसाधनों की व्यवस्था किए केवल छात्र कम है, ऐसा कहकर स्कूलों को बंद करना, इस नीति से सबसे अधिक नुकसान उन बच्चों का होगा जो पहले से ही शिक्षा से वंचित हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के बच्चे। प्राइमरी स्कूलों में ना तो परिवहन की व्यवस्था होती है और ना ही माता पिता इतना सक्रिय होते हैं कि वह हर दिन अपने बच्चों को छोड़ने आए। 6 साल का बच्चा जो चलना ठीक से सीखा ही है, क्या वह रोज 2-3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा? साफ है कि वह स्कूल जाना छोड़ देगा। और उसके माता पिता के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसे प्राइवेट स्कूल में भेजा जा सके। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि स्कूलों को बंद मत कीजिए, बल्कि उन्हें बेहतर संसाधनों से सुसज्जित कीजिए। शिक्षा को खर्च मत मानिए, इसे निवेश समझिए। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद कर दीजिए। जब एक वोट के लिए एक बूथ बनाया जा सकता है, तो 40 से 50 बच्चों के लिए क्या एक स्कूल नहीं बनाया जा सकता है? और बात यहाँ पर बनाने की नहीं हो रही है, उसे न उजाड़ा जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। मैंने एक किसी न्यूज में देखा था कि जापान की एक बच्ची जो ट्रेन से स्कूल जाती थी और उस ट्रेन में पर्याप्त सवारियां नहीं थी, तो वहां के अधिकारियों ने सोचा कि इस ट्रेन को बंद कर दिया जाए। लेकिन उनको मालूम पड़ा कि एक ऐसी भी बच्ची है जिसको स्कूल जाने के लिए इस ट्रेन के अलावा कोई और साधन नहीं है, तो उन लोगों ने उस निर्णय को छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जब जापान में एक बच्ची को स्कूल पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है, तो हमारे गांव में स्कूल क्यों नहीं चल सकता? अगर आप सभी अभी नहीं बोले तो देर हो जाएगी। सरकारी स्कूलों का धीरे धीरे बंद होना, शिक्षा का निजीकरण, फिर महंगी फीस, इन गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। शिक्षा आपके बस की बात नहीं रहेगी। यह उसी प्रकार से होगा कि जैसे बीएसएनएल के कर्मचारियों को पहले नकारा और निकम्मा कह करके और उस बीएसएनएल को मृतप्राय कर दिया गया, और आज आप देख रहे हैं कि जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां आपके सीने पर चढ़ करके 300-400 से अधिक का रिचार्ज आपसे करवाती हैं और आप विवश हैं। ऐसा ही शिक्षा व्यवस्था में भी होगा। ये प्राइवेट विद्यालय आपसे हजारों की फीस वसूलेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस नीति का शिक्षक समाज खुलकर विरोध कर रहा है, क्योंकि इसे लागू करने से समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर सीधा आघात होगा। रोजगार के अवसर समाप्त होंगे। अगर मौजूदा सरकार ने समुचित संसाधन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराया, तो भविष्य में यह नीति स्वयं मर्ज हुए स्कूलों को भी बंद करने की नौबत आ सकती है। इसलिए मुख्य समस्या छात्र संख्या कम होना नहीं है, बल्कि मुख्य समस्या है संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सरकार से हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कृपया आप संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाइए। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम देश की ही नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था आपको देंगे। धन्यवाद।